Hello dear students, today we will discuss about chapter number 2 acid bases and salts. What are acids? The first question is what are acids? Acids are the substances which produce H plus ions or H3O plus ion in aqueous solution. There are two types, mineral acid and organic acids. एसिड्स क्या होते हैं? जो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड? सिंस दे हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ये सिंथेसाइज होते हैं मिनरल्स से और इसलिए इनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। On the other hand, another type is organic acid. What are organic acid? Organic acids are naturally found. ये जो है नेचर में सिंथेसाइज होते हैं, like in the animals or in the plants, right? और ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। जैसे फॉर्मिक एसिड COOH, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर भी बोलते हैं आप, IUPAC नेम जो है इसका एथेनोइक एसिड है, राइट? तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलेगा, सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलेगा, एंड फॉर्मिक एसिड जो है एंट बाइट, कभी चींटी जो काट लेती है आपको, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपको टोमेटो में मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलेगा विनेगर में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से तो कार्बोनिक एसिड भी बनता है, वाई इट इज़ कॉल्ड मिनरल एसिड, वाई नॉट ऑर्गेनिक एसिड? अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि ये सिंथेसाइज किया जाता है, राइट? दैट इज़ वाई इट इज़ सिंथेसाइज इनटू द लेबोरेटरी। अनदर थिंग इज इट इज़ नॉट नेचुरली फाउंड। एंड थर्ड थिंग इज इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्गेनिक एसिड। अगर उतनी कंसंट्रेशन और मोलरिटी की बात करेंगे तो जो कार्बोनिक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं एसिड की। दे आर सॉर इन टेस्ट, they are colorless and corrosive in nature and good conductor of electricity. अब ये जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एसिड्स आर कलरलेस एंड कोरोसिव। कलरलेस यानी इनका कोई कलर नहीं होगा, कोरोसिव मतलब ये क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल को डिटोरिएट करेंगे, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी कॉमन हो जाएंगी किसमें, एसिड में और बेस में। यही प्रॉपर्टी जो है, अब इफ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट आर द सिमिलैरिटी इन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, देन यू विल राइट दे आर कलरलेस एंड कोरोसिव इन नेचर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस आपको बहुत मिल जाएंगे बट सिमिलैरिटी आपको बहुत कम देखने में मिलेगी। अच्छा, अब बाकी तीन जो पॉइंट हैं ये इंडिकेटर बेस्ड हैं। जैसे आपने लिटमस पढ़ा होगा, व्हाट आर लिटमस? लिटमस इज ए काइंड ऑफ इंडिकेटर विच इंडिकेट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो लिटमस जो है ये दो कलर में अवेलेबल होता है, एक तो होता है ब्लू कलर और दूसरा होता है रेड कलर। अच्छा, नर्सरी क्लास में हमने ABC पढ़ी हुई थी, तो अभी आपको यहाँ पे याद रखना है ABR। अब ABR का मतलब क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये वाला जो सर्कल है इसमें A लगा देंगे। अच्छा, बेसिस क्या होंगे? तो बेसिस इसका उल्टा हो जाएगा, BRB। तो बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो एनी वन ऑफ शॉर्ट एब्रिविएशन यू कैन लर्न, ईदर दिस वन और दैट वन। तो एक याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, यहाँ पे ये देख लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, दे आर कलरलेस विथ फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन भी एक इंडिकेटर है, उसमें अगर हम एसिड को ऐड करेंगे तो वो कलरलेस होगा। दे गिव रेड कलर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो इस टाइप से pH स्केल के जैसे 0 to 14 चलता है,
ठीक है, 0 to 14 में बीच में 7 आ जाएगा। अगर एसिडिक साइड है, एसिडिक है तो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो वायलेट या ब्लू कलर में आएगा। बीच में यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो अगर इस रेंज में पीएच आता है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये जो हैं ये बेसिक कलर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिस की। तो बेसिस आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे एसिड H+ आयन और H3O+ आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, वैसे ही बेसिस जो हैं वो OH माइनस आयन देंगे एक्वस सोल्यूशन में। एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी भी मेटल के पीछे आप क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली। बेस का भी नाम आपने सुना होगा, एल्कली भी कई बार हम पुकारते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अगर ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, है ना, एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल, डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होंगे। और बेसिस क्या होंगे, ये जरूरी नहीं है कि वाटर सॉल्युबल हो, राइट। तो ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली, ऑल द बेसिस, ऑल बेसिस, कभी ये एज अर्जन रीजन में पूछ सकते हैं, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ये आपको याद रखना है। तो जो बेसिस से फॉरवर्ड चल रहा है एल्कली की तरफ, ये हो जाएगा क्रॉस, और एल्कली से जो बेस की तरफ आ रहा है ये हो जाएगा राइट। अब इनको बेस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एसिड के साथ बेस की रिएक्शन होती है, जो बेसिक रिएक्शन है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। तो बेसिस, व्हाट बेसिस डू, दे न्यूट्रलाइज एसिड। तो जब भी ऐसी मटेरियल जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको हम बेस कहेंगे। तो बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स, राइट। एल्कली ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड्स, बट ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ओनली एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दे आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, एसिड्स कैसे होते थे, सॉर इन टेस्ट, और बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कोरोसिव एंड कलरलेस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, पहले बताया था मैंने। फिनोल्फथलीन में ये पिंक कलर देते हैं, और एसिड जो है वो कलरलेस होते हैं। मिथाइल ऑरेंज में क्या कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। ये भी एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर मिलता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडिकेटर बेस्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडिकेटर देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर और अडर इन एसिड और बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं या डिफरेंट स्मेल देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं। अच्छा, इंडिकेटर क्यों कहेंगे, बिकॉज इफ़ सपोज एसिड में कोई इंडिकेटर मिल रहा है और उसका कलर चेंज हो गया, तो हमें ये पता चल गया ना कि एसिड में ये कलर दे रहा है ना। जैसे मान लो लिटमस की बात करें, तो लिटमस क्या होता है, अगर ब्लू कलर का लिटमस है और एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। तो किसने बताया ये हमें, ये बताया ब्लू कलर के लिटमस में। तो ब्लू कलर का लिटमस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर दे रहा है एसिड में और बेस में, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इंडिकेटर कहेंगे। अब इनकी ओरिजिन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आर द सब्सटेंस और द इंडिकेटर विच कैन बी ऑब्टेन बाय द नेचर, ईदर फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल्स। जैसे देखिए टर्मरिक, टर्मरिक प्लांट से मिलेगा। लिटमस पेपर लाइचिन से मिलता है। हिबिस्कस जो है वो चाइना रोज से मिलता है ना। रेड का बेस क्या बेस प्लांट से मिलेगा। तो ये दे आर फाउंड नेचुरली, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर।
सेकेंड देखेंगे मैन मेड इंडिकेटर, इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन, स्पेलिंग याद रखना है, यहाँ पे मिस्टेक होती है कई बार। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब हम इसको बेस में ऐड करेंगे तो कौन सा कलर दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, एसिड में कोई कलर नहीं देता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, नाम में ही लिखा हुआ है ऑरेंज, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का कंपोजिशन क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, थाइमोल ब्लू, राइट, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू याद रखना है। इसी में अगर आप बी आगे लगा देंगे तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू। फिर आपको क्या लिखना है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल रेड। ये चार इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या, ऑल फैक्ट्री एक नर्व होती है जो आपके सेंसेस को, सेंस ऑफ स्मेल को ब्रेन तक ले जाती है ना, ये बायो में आप पढ़ेंगे। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होंगे, जो हमें स्मेल से बताएंगे वेदर एन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। से फॉर एग्जाम्पल दे गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, जैसे वनीला एसेंस, वनीला एसेंस ये साथ में है, क्लोव ऑयल और ऑनियन एक्सट्रैक्ट। ऑन दैट बेसिस आई हैव टेकन ए पिक्चर so that it will be more useful for you to learn in a comparative way. हमने फर्स्ट बात की थी नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में देखेंगे आप पहले लिटमस। लिटमस क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। रेड का बेस का जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड ही रहेगा, है ना। ज़्यादातर जो सॉल्यूशन अगर रेड है और ज़्यादातर सब्सटेंस एसिडिक मीडियम में रेड कलर देते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर रेड का भी एक्सट्रैक्ट रेड ही रहेगा, यानी नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन बट चेंजेस इनटू ग्रीन व्हेन इट इज एडेड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, ये एसिड में क्या होगा, ब्लू कलर का होगा और बेस में होगा पिंक कलर का। टर्मरिक कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये बेस से मिलेगा तो रेड कलर का हो जाएगा। आपको पता है कभी हमें जब मोच आ जाती है पैरों में या कहीं पे भी, तो हम टर्मरिक और लाइम यानी चूना और हल्दी को मिक्स करके उसका लेप लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो स्वेलिंग है उसमें रिलीफ मिलता है और जल्दी से जल्दी क्योर होता है। तो जब आप उसमें लगाते हैं तो आप देखोगे कि वो रेड कलर में चेंज हो गया। वो रेड कलर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि टर्मरिक जो है एज एन इंडिकेटर काम कर रहा है और वो बता रहा है कि जो लाइम आपने मिलाया है, जो चूना आपने मिलाया है, वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस होता है, लेकिन बेस में हमने इनको पिंक कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड रहेगा तो ऑरेंज से रेड में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो येलो हो जाता है। अब अच्छा बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, जो स्मेल से बताते हैं कि वेदर ए सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। तो इसमें हमने 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ना है, ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। अब जब ये ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल एसिड में ऐड करते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो रिटेन रहती है। इट इज़ दे आर नॉट लूजिंग देयर स्मेल, दे रिटेन द स्मेल, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विल रिटेन व्हेन दे हैव बीन एडेड इनटू एसिड सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही ये बेसिक सॉल्यूशन में जाएंगे, बेसिक सब्सटेंस से मिलेंगे, इनकी स्मेल जो है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी, देयर इज़ नो स्मेल एट ऑल। So in that way they will tell us whether a substance is acidic or basic. Now let's talk about the chemical properties.
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी मेटल ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल जिंक एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की। अब सॉल्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, जिंक यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस को हमको निकाल लेना है। फिर सेकंड देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, यहाँ पे हमने मेटल ले लिए और यहाँ पे एक एसिड ले लिया है और करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस देखेंगे तो जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है आपको पता है क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप देखोगे कि हीट निकलती है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और उस टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड डाल रखा है पहले से, और इसमें जब आप बेस ऐड करेंगे, ठीक है, बेस ऐड करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब हीटअप हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जब रिएक्शन हो रही है तो हीट लिबरेट हो रही है। तो जब भी हीट लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर और थर्मा मतलब हीट, तो हीट बाहर निकलेगी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक बेस ले लिया हमने, एक एसिड ले लिया, बेस का पॉजिटिव और एसिड का नेगेटिव मिलके सॉल्ट बन गया और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जैसे KOH HCl के साथ रिएक्शन करके KCl बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड वाटर फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही और भी रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो देखो, मेटल की रिएक्शन जब एसिड से होती है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने एसिड की रिएक्शन कराई थी। एसिड की रिएक्शन हमने कराई किससे, बेस से। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बना था हमारे पास, सॉल्ट बना था और क्या बना था, वाटर बना था। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल ऑक्साइड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी सॉल्ट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सॉल्ट और वाटर कॉमन हो गया, एसिड कॉमन हो गया। व्हाट इज डिफरेंस, मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। राइट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, सोडियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब हमने की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। इसलिए metal oxide are basic in nature because like bases metal oxide also react with acid and form salt and water। तो ये नोट आप नोट करके रखेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पेज नंबर 18 पे ब्लू क्वेश्चन है आपके, यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब। The 3 test tube contain distilled water, acidic solution and basic solution respectively. There is only red litmus paper available in order to identify what is there in each test tube। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और 3 टेस्ट ट्यूब में आपको अलग अलग सोल्यूशन दिए हैं। कौन कौन से सोल्यूशन दिए हैं, एसिड दिया है, बेस दिया है और एक डिस्टिल वाटर दिया है, और आपके पास सिर्फ क्या है, रेड कलर का लिटमस पेपर। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, दे आर 2-3 डिफरेंट वे।
पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहले तरीके में क्या करेंगे, हमको पता है कि एसिड जो है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे काम का है। हम क्या करेंगे, हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, हमें याद रखना था ABR मतलब एसिड टर्न ब्लू इनटू रेड। ठीक है, एसिड जो है वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस टर्न रेड इनटू ब्लू। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे काम का है, क्योंकि बेस में रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, तो 1 by 1 वी विल टेस्ट ऑल दीज 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इन सॉल्यूशंस को टेस्ट कर लेंगे एक एक करके रेड लिटमस पेपर से। सपोज पहले सॉल्यूशन ने रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में चेंज कर दिया, ब्लू में चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला है ये किस नेचर का हो गया, ये बेस तो हमें पता चल गया, राइट। अब बचे 2, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर आ गया। अब इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को हम 1 by 1 सेकेंड नंबर के सॉल्यूशन से सॉल्यूशन ऐड करेंगे इस ब्लू कलर के इंडिकेटर में, और थर्ड नंबर का सॉल्यूशन ऐड करेंगे ब्लू कलर लिटमस पेपर में। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड वाले ने ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब सेकेंड वाला क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। ठीक है, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिस्टिल वाटर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम रेड लिटमस पेपर को तीनों से टेस्ट करेंगे, जिसमें रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेस। अब इस बेसिक सॉल्यूशन को लेके हमने 2 ट्रीटमेंट करना है। बेस को हम क्या करेंगे, पहले तो सेकेंड के साथ मिक्स करके देखेंगे और फिर थर्ड के साथ मिक्स करके देखेंगे। जिस सॉल्यूशन में मिक्स करने पे हीट निकलेगी, है ना, टेस्ट ट्यूब हीट अप हो जाएगी, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट निकलती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन एसिडिक मिल जाएगा। तो ऐसे 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लू क्वेश्चन पेज नंबर 22 पे है, Why should curd and salt substance not be kept in brass and copper vessels? अब कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंस को हम ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रख सकते हैं। देखिए, कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंस, सॉर यानी क्या हो गया, एसिड। तो एसिड को जब हम मेटल कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, स्पॉइल कर देगी, है ना, और सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखेंगे। कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट बी केप्ट ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज सॉल्ट सब्सटेंसेस कंटेन एसिड एंड व्हेन दे आर केप्ट इन कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जो क्या करती है, विच विल बी हार्मफुल एंड स्पॉइल द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड की जब रिएक्शन होती है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस। तो एग्जाम्पल से बताना है कि इसको हम कैसे प्रेजेंस यानी कंफर्म करेंगे कि यही गैस निकलेगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी आपके बुक में है। इसमें आप देखेंगे कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करते हैं,
तो यहाँ से एक गैस बनती है, उस गैस को इस पाइप के थ्रू हम इधर वाटर में या सोप सोल्यूशन में पास करते हैं। यहाँ से ये गैस ऊपर निकलती है। जब ऊपर निकलती हुई गैस के पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, तो बर्निंग कैंडल के पास हमें एक साउंड सुनाई देता है, पॉप साउंड, राइट। जैसे ऐसे साउंड जैसे कि हमने ओपनर से किसी बॉटल का ढक्कन खोल दिया है ना, ऐसे टक से आवाज़ आएगी। तो पॉप साउंड कंफर्म करता है कि ये कलरलेस अडरलेस गैस कौन सी है, ये कलरलेस अडरलेस गैस हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक्टिविटी आपको इलस्ट्रेट करनी होगी उस क्वेश्चन में। रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, जिंक की रिएक्शन हो गई किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हुई जिंक की, तो क्या बना, जिंक और सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया, और क्या बन गया, और जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख लेते हैं इसको, है ना। मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल कंपाउंड है ए, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर दिस गैस टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, और कोई गैस निकल रही है। दिस गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। अच्छा, एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल यानी फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, हम गैस यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, कह रहे हैं कि एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो यहाँ से आया होगा डेफिनेटली, और कैल्शियम है तो यानी कंपाउंड, मेटल कंपाउंड में कैल्शियम होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई, मेटल कंपाउंड में क्या होगा, कैल्शियम होगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कैल्शियम के साथ कार्बोनेट भी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो मेटल कंपाउंड क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने कराई किससे, HCl से कराते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अब क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन रह गया, तो साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्लियर। तो इसको बैलेंस करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हमने लगा दिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन है, बाकी सारे बैलेंस हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose do not show? देखो, at the beginning what we have learned कि acids are the substance which produces H plus ions in aqueous solution। या तो H plus ions देंगे aqueous solution में, या H3O plus ion देंगे aqueous solution में। ऐसे substance को हम क्या कह रहे हैं, acids। अब सोल्यूशन लाइक ग्लूकोज और एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, तो एल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, एक्वस सोल्यूशन में ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम एसिड नहीं मानेंगे और एसिडिक नहीं होते। क्लियर हुआ। HNO3 और HCl में क्या होगा, ये दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस H प्लस और H3O प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, वेयर एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज विल नॉट produce H plus और H3O plus ions in aqueous solution। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अब एसिड का जो aqueous solution है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो देखो सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड थ्रू द आयंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, अब कोई भी जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगा,
आयंस प्रोड्यूस करेगा, है ना, जैसे ये H+ और Cl- आयंस इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। तो ये दीज आयंस विल कैरी द चार्ज एंड इन दैट वे इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। देखो ड्राई HCl गैस में वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, एक्वस सोल्यूशन नहीं है, तो HCl जो है वो एज एन एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। ईदर द गैस शुड बी नॉट ड्राई, इट इज़ मेड इन एक्वस सोल्यूशन, और लिटमस पेपर क्या होना चाहिए, मॉइस्ट अगर कर दें, इसको गीला कर दें, है ना, तो इसमें वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, तो भी ये कलर चेंज कर सकता है। या फिर जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ह्यूमिड हो, ज़्यादा नमी हो, तो भी जो है ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water, not water to add the acid। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, किसका, एसिड का या बेस का, किसी का भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन के लिए हमें वाटर ऐड करना होता है, तो वाटर को एसिड में क्यों ऐड नहीं कर सकते, एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं, ठीक है, इसको समझना है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, किसी भी एसिड का या बेस का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक यानी क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलती है। अब मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी और ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, और इससे हार्म भी हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम पहले वाटर ले लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके बाद हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और इसको चलाते जाते हैं, यानी कांस्टेंट स्ट्रिंग करते जाते हैं। इन दैट वे वी कैन डाइल्यूट एनी एसिड और बेस। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे कि A to W इज़ राइट। A to W मतलब क्या होगा, एसिड हैज़ टू बी एडेड इन वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। अब देखो, अगर एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे, तो पर यूनिट जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। When acid is added to water or water is added to or the acid is diluted, the concentration of hydrogen ion per unit volume decrease and the strength of acid is also decrease. अब next question है, how is the concentration of OH ion affected when excess base is dissolved in solution। अब इसको उल्टा करके पूछ लिया उन्होंने कि भाई अगर एक सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है और उसमें बेसिक सोल्यूशन में हम और बेस ऐड कर दें तो क्या होगा, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डाइल्यूशन में हमने क्या देखा, एसिड इज़ एडेड टू वाटर, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए एसिड में हम एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, एसिड में हम एसिड ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एसिड में हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर बेस की बात करें तो अगर बेस में हम बेस ऐड करते हैं, है ना, बेस में अगर हम बेस ऐड करेंगे तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी,
इंक्रीज हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बेस में वाटर ऐड कर दें तो क्या होगा, OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टेबल है उसमें आपको pH और कलर बताना है। तो कलर एंड pH बताने के पहले हम आपको ले चलते हैं आपकी बुक पे। देखिए यहाँ पे दिस इज़ योर यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यहाँ पे डिफरेंट कलर हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड जिसका pH 1.2 होता है, इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। लेमन जूस जिसका pH 2.2 होता है, इसका कलर भी ऑरेंज हो जाएगा। प्योर वाटर का कलर ग्रीन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस जिसका pH हो जाएगा 10 और इसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर हो जाएगा ब्लू। ये टेबल है, इसमें आपको pH, कलर ऑफ pH लिखना है और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली pH वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्स लिखना है, एग्जैक्ट नहीं लिखना है। नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, ऑन दैट pH वैल्यू, बेसिस ऑफ pH वैल्यू यू नीड टू राइट नेचर ऑफ सब्सटेंस। लेट्स कम टू द टेबल। पहला है सलाइवा। सलाइवा बिफोर मील, बिफोर मील जो pH होता है सलाइवा का वो होता है 7.4, ठीक है। 7.7 के ऊपर जाता है तो वीक हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन कह सकते हैं, यानी इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। कलर क्या होगा बेसिक में, देखो बेसिक में कलर हमने देखा था, कलर कौन सा हो जाएगा बेसिक में, ग्रीन। स्लाइटली है यानी थोड़ा सा pH ऊपर 7.4 तो यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सलाइवा आफ्टर मील। आफ्टर मील जो है वो 5.8 हो जाता है। अब आफ्टर मील 5.8 कैसे हुआ, क्योंकि हमारे माउथ या बक्कल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसकी शुगर से वो रिएक्शन करते हैं और मीडियम को चेंज कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम हो गया यानी कि ये 7 के नीचे चला गया, 5.8 pH है, एसिडिक हो जाएगा। अब 5.8 pH में कलर देखो क्या आ रहा, 5.8 में ये कलर है, ठीक है। सो दिस द कलर इज पेल येलो कलर। लेमन जूस की बात करेंगे, 2.4 इसका pH है और ये होगा एसिडिक, कलर क्या हो जाएगा, पिंक। एरेटेड ड्रिंक यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर है यानी 5 to 6 इसका pH हो गया, नेचर हो गया एसिडिक। और 5 to 6 के बीच में जो कलर मिलेगा वो येलो या ग्रीन मिल सकता है। कैरेट जूस की बात करेंगे, इसका pH भी एरेटेड ड्रिंक के जैसे ही होगा, येलो या ग्रीन कलर मिलेगा, एसिडिक नेचर होगा। कॉफ़ी की बात करेंगे, कलर जो है इसका येलो होगा, pH जो है वो एसिडिक होगा और नेचर जो है वो भी एसिडिक होगा। टोमेटो जूस जो है ये भी ऑरेंज कलर का होगा, pH 4 के लगभग होगा और इसका जो नेचर है वो भी एसिडिक हो जाएगा। टैप वाटर की बात करेंगे, जनरली टैप वाटर जो वेरी करता है अलग अलग, यानी ये 6.5 से 8.5 हो सकता है, यानी न्यूट्रल हम इसको मान सकते हैं। 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का कलर क्या होगा, पर्पल होगा और ये इसका pH जो है वो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा बेसिक इन नेचर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। 1 मोलर HCl का कलर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.1 ले सकते हैं और नेचर जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अब कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। यू हैव 2 सोल्यूशन A और B, द pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6। 2 सोल्यूशन हैं, A का pH 6 है और B का pH 8 है, ठीक है। विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो सोल्यूशन जिसका pH कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए जो सोल्यूशन A है ये हो जाएगा मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। विच ऑफ दिस इज एसिडिक, तो ये वाला एसिडिक हो जाएगा। विच वन इज बेसिक, ये वाला बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। विथ इंक्रीज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन द सोल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, जैसे जैसे सोल्यूशन में
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे वो लेस एसिडिक रहेगा, ठीक है। एंड कॉजेज इंक्रीज इन द बेसिसिटी। अब अगर लेस एसिडिक हुआ तो बेसिसिटी बढ़ेगी, मोर एसिडिक हुआ तो बेसिसिटी घट जाएगी, जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन्स। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ। डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेक्टेंगल है, इसमें भी हमने pH स्केल के जैसे 0 से लेके 14 ले रखा है, बीच में न्यूट्रल 7 है। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर पार्ट है ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, और जो वाइट कलर का पार्ट है ये OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो जो ब्लू कलर का सैड है वो 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो कम होता जा रहा है, सैडेड एरिया, ब्लू कलर का सैडेड एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है। वहीं अगर हम 0 की तरफ आते हैं तो ब्लू कलर का सेट बढ़ रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ऐसे ही अगर pH मान लीजिए कि दो सब्सटेंस है, दोनों में से pH एक का जो है वो 3 है, दूसरे का जो है वो 8 है, ठीक है। तो 3 pH यहाँ कहीं आएगा, यानी इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। 8 pH यहाँ कहीं आएगा आफ्टर 7, तो इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ पे देखो सैडेड जो ब्लू कलर सैड है वो है, यहाँ तक ब्लू कलर सैड है। इसका मतलब कि अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें H प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है OH के कंपैरिजन में, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया बेसिक। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी है, लेकिन OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से कम है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम। ऐसी कौन सी सॉइल कंडीशन होगी जिसमें फार्मर जो है वो क्विक लाइम से या स्लैग लाइम से या चॉक से अपने सॉइल को ट्रीट कराता है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन में, सॉइल कंडीशन में एक फार्मर सॉइल में चॉक, स्लैग लाइम या क्विक लाइम ऐड करेगा। तो देखो क्विक लाइम क्या होता है, फार्मूला क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक का फार्मूला क्या होता है, चॉक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर, तो ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं। तो अब बेस अगर ऐड कर रहा है सॉइल में कोई किसान, कोई फार्मर, इसका मतलब सॉइल किस कंडीशन की होगी, सॉइल विल बी इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिक नेचर की होगी, सॉइल में एसिड की कंटेंट ज़्यादा होगा। इसको एसिड की कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर क्या करेगा, बेस को ऐड करेगा। होप इट इज़ क्लियर। नेचर में कई बार जंगल में आपको नेटल प्लांट मिलेगा, नेटल प्लांट की जो लीव्स हैं ये इस टाइप की होते हैं, स्पाइन टाइप की। अगर आप इनके पास से जाएंगे और ये अगर लीव्स आपको टच कर जाती हैं या चुभ जाती हैं तो इनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट बाइट में होता है। तो जैसे एंट बाइट करती है और हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसे ही नेटल प्लांट अगर हमें टच करेगा या चुभ जाएंगी इसकी लीव्स तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भी वैसे ही बर्निंग सेंसेशन स्किन्स में आने लगेंगे। इसको बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। अच्छा, नेचर में ये होता है, जहाँ ये प्लांट होगा उसी के आसपास हमें दूसरा प्लांट मिल जाएगा, डॉग प्लांट, ठीक है। अब ये जो डॉग प्लांट है इसका नेचर होता है बेसिक। तो इसको क्या करते हैं, जब इससे हमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है तो हम डॉग प्लांट की लीव्स को अपनी स्किन पे रब कर लेते हैं। इस तरह से हम इसके इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब कि नेचर में ये चीज़ें आसपास ही होती हैं और नेचर विल ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑप्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी about the more question or the second part of this chapter. Thank you very much.